आज का हमारा टॉपिक होगा रेस्पायरेशन क्या है और रेस्पायरेशन को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं। जनरल वे में देखा जाए तो रेस्पायरेशन का मीन्स है कार्बोहाइड्रेट का विघटन होना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और CO2 और वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ एनर्जी प्रोवाइड करवाना। ज़रूरी नहीं है कि रेस्पायरेशन जो है वो हमेशा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही हो, ये कभी कभी ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी होता है, जिसे हम नाम देते हैं अनएरोबिक रेस्पायरेशन या फिर इसे फर्मेंटेशन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स को जनरली दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, एक्सटर्नल फैक्टर्स एंड इंटरनल फैक्टर्स। पहले हम एक्सटर्नल फैक्टर्स की स्टडी करते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स में सबसे पहला आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर रेस्पायरेशन पर इफेक्ट डालने वाले सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स में से एक है, क्योंकि 0 डिग्री से अगर 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेस्पायरेशन की जो रेट है वो भी कंटिन्यूसली बढ़ती जाएगी। अगर 0 डिग्री से 30 डिग्री तक प्रत्येक 10 डिग्री टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो रेट ऑफ रेस्पायरेशन जो है वो 2 से 2.5 गुना बढ़ जाती है। इसका मतलब है कि श्वसन का तापक्रम गुणा Q10 जो है वो बढ़ जाता है। हाईएस्ट रेट ऑफ रेस्पायरेशन जो है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर होती है, क्योंकि अगर 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के ऊपर अगर टेम्परेचर हुआ तो रेस्पायरेशन रेट पहले तो बढ़ेगी लेकिन फिर घट जाती है, क्योंकि रेस्पायरेशन रेट में भाग लेने वाले एंजाइम्स जो हैं उनकी एक्टिविटी ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर नहीं होती और वो डिग्रेड होने लग जाते हैं। 0 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे टेम्परेचर पर भी रेस्पायरेशन जो रेट है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। पर एक्सेप्शनली कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जिसमें -20 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी रेस्पायरेशन की प्रोसेस होती है। डोरमेंट सीड्स को अगर -50 डिग्री सेंटीग्रेड पे रख दिया जाए तो भी वे जीवित रहते हैं। डोरमेंट सीड है, फिर भी वो सीड डोरमेंट है लेकिन फिर भी उसमें थोड़ा या बहुत कम रेस्पायरेशन हमेशा चलता रहेगा। तो अगर उन्हें -50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर भी रख दिया जाए तो भी वो रेस्पायरेशन की प्रोसेस करते हैं और वो जीवित रहते हैं। इसीलिए कुछ कुछ में एक्सेप्शनली ये माइनस बहुत ज़्यादा कम टेम्परेचर पे भी जिंदा रह सकते हैं और बहुत ज़्यादा हाई पे भी रह सकते हैं, लेकिन जनरली जो रेंज है वो 0 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड मानी जाती है रेस्पायरेशन के लिए सूटेबल। नेक्स्ट एक्सटर्नल फैक्टर आता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की प्रेजेंस या अब्सेंस रेस्पायरेशन के एरोबिक या एनारोबिक से डिवाइड कर दी जाती है, यानी कि अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेस्पायरेशन होगा तो उसे हम एरोबिक रेस्पायरेशन, और ऑक्सीजन की एब्सेंस में जब रेस्पायरेशन होगा तो उसे हम एनारोबिक रेस्पायरेशन के नाम से जानते हैं। एयर में 20.8% ऑक्सीजन होती है। एयर में 20.8% ऑक्सीजन होती है, जो कि प्लांट्स की रेस्पायरेशन प्रोसेस को ध्यान में रखते हुए आवश्यकता से अधिक है। इसी कारण एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन की मात्रा को घटाने या फिर बढ़ाने पर भी रेस्पायरेशन में कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। एयर में ऑक्सीजन की मात्रा को 1.9% तक घटाने पर रेस्पायरेशन की जो दर है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, लेकिन एरोबिक रेस्पायरेशन जो है वो चलता रहता है। ऑक्सीजन की एब्सेंस में अनएरोबिक रेस्पायरेशन होता है, जो प्लांट्स के लिए हार्मफुल होता है। एटमॉस्फेयर में वैसे ऑक्सीजन की देखा जाए तो पर्याप्त मात्रा उपलब्ध है और एरोबिक रेस्पायरेशन चलता रहेगा। नेक्स्ट फैक्टर आता है कार्बन डाइऑक्साइड। एटमॉस्फेयर में CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ने से रेस्पायरेशन की जो रेट है वो भी कम होने लग जाती है। सीड्स का जर्मिनेशन भी कम हो जाता है और ग्रोथ रेट भी कम हो जाती है। यदि CO2 की कंसंट्रेशन को थोड़ा सा भी इंक्रीज कर दिया जाए तो रेस्पायरेशन रेट घट जाती है, यानी कि जब CO2 की कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में इंक्रीज होगी तो रेस्पायरेशन की रेट जो है वो डिक्रीज होगी। इस प्रकार रेस्पायरेशन रेट कम होने पर फलों को अधिक समय तक सुरक्षित रखने के लिए उन्हें CO2 की अधिक कंसंट्रेशन में रखा जाता है, ताकि उनकी जो रेस्पायरेशन रेट है वो घट जाए, क्योंकि अधिक रेस्पायरेशन रेट में उनके अंदर जो स्टोरेज मटेरियल है या फिर जो भी सुक्रोज स्टार्च वगैरह है उसका डिग्रेडेशन होने लग जाएगा। पत्तियों की रेस्पायरेशन रेट का अध्ययन करने पर यह सिद्ध होता है कि CO2 की मात्रा बढ़ने से रेस्पायरेशन रेट डिक्रीज होती है। CO2 में लीफ पर स्थित स्टोमेटा जो होते हैं वो बंद हो जाते हैं, इससे ऑक्सीजन लीफ में एंटर नहीं कर पाती है और जिससे रेस्पायरेशन रेट जो है वो घट जाती है। ज़्यादा CO2 की कंसंट्रेशन से भी सीड का जर्मिनेशन रुक जाता है, और जिन सोइल्स में एरेशन प्रॉपर नहीं होता है तो उनमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म के रेस्पायरेशन के कारण CO2 की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे रूट्स का रेस्पायरेशन और उसकी नॉर्मल ग्रोथ भी रुक जाती है। नेक्स्ट फैक्टर आता है लाइट। रेस्पायरेशन जो है वो
नाइट में भी होता रहता है, क्योंकि नाइट में तो लाइट भी नहीं होती है। इसका मीन्स है कि ये इस बात को सिद्ध करता है कि रेस्पिरेशन में लाइट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। लेकिन लाइट का इफेक्ट इनडायरेक्टली रूप से होगा, क्योंकि लाइट फोटोसिंथेसिस की क्रिया होने के कारण शुगर का सिंथेसिस होता है, जिससे उनकी कंसंट्रेशन बढ़ती है और रेस्पिरेटरी सब्सटेंसेस की मात्रा अधिक होने से रेस्पिरेशन रेट बढ़ती है। लाइट की प्रेजेंस और एब्सेंस दोनों में ही रेस्पिरेशन होता है, और लाइट से टेम्परेचर भी बढ़ता है, जिससे रेस्पिरेशन रेट तेज हो जाती है। मतलब लाइट जो है वो रेस्पिरेशन को डायरेक्टली अफेक्ट ना करके इनडायरेक्टली अफेक्ट करती है। नेक्स्ट कुछ अदर फैक्टर्स भी हैं, फॉर एग्जांपल मिनरल सोल्ट एंड केमिकल सब्सटेंसेस। उसके अलावा वाटर की कंसंट्रेशन, जब भी वाटर की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो रेस्पिरेशन रेट बढ़ेगी, लेकिन ड्राई सीड्स में बहुत कम रेस्पिरेशन होता है, और सीड्स द्वारा जल का इनहिबिशन करने पर रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाती है। मतलब एक लिमिट तक अगर वाटर की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो रेस्पिरेशन रेट भी इंक्रीज होगी। नेक्स्ट कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल इंजरी, प्रोटोप्लाज्मिक फैक्टर्स, ये सब भी इन्वॉल्व होते हैं और रेस्पिरेशन रेट को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट आते हैं इंटरनल फैक्टर्स। कुछ इंटरनल फैक्टर्स हैं जो कि रेस्पिरेशन की रेट को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि कंसंट्रेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सब्सटेंसेस। सेल में एक निश्चित सीमा तक ही सॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट्स जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज आदि पदार्थों के बढ़ने से रेस्पिरेशन की जो रेट है वो बढ़ जाती है, और इन पदार्थों की अगर सेल में कमी हुई तो रेस्पिरेशन की जो रेट है वो कम होने लग जाती है। लेकिन शुगर्स के बहुत अधिक मात्रा में होने से रेस्पिरेशन रेट पर एडवर्स इफेक्ट पड़ता है, यानी कि शुगर की कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा होगी तो रेस्पिरेशन रेट जो है वो डिक्रीज होगी। नेक्स्ट इंटरनल फैक्टर आता है एज ऑफ प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म की एज क्या है टिश्यूज़ और प्लांट्स में, क्योंकि जितनी ज़्यादा प्रोटोप्लाज्म की एज होगी उसके साथ साथ उसकी एज बढ़ने के साथ साथ रेस्पिरेशन की जो रेट है वो डिक्रीज होती जाएगी। नेक्स्ट इंटरनल फैक्टर आता है साइटोप्लाज्म। रेस्पिरेशन रेट और साइटोप्लाज्म की मात्रा उसकी एक्टिविटीज़ से सीधा संबंध रखती है। डिवीज़न होने वाली सेल्स में सेल सेप अधिक मात्रा में और एक्टिव होता है, इसलिए उनमें रेस्पिरेशन रेट भी ज़्यादा होती है, यानी कि साइटोप्लाज्म की कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी रेस्पिरेशन रेट भी उतनी ही ज़्यादा होगी।